अगर वो नाराज हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं अगर तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सेम प्रेजेंट टेंस का होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट। पावर ये सिंगुलर नाउन है सो गो के साथ एस का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अब ये नेगेटिव फ़क़रा है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। डजंट ये ही के साथ यूज होता है सेम प्रेजेंट टेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो आ गई तो, अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स। अगर तुम समझ न पाए तो, अगर तुम समझ न पाए तो व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर उसका फ़ोन बंद हो गया तो, अगर उसका फ़ोन बंद हो गया तो सो व्हाट इफ हिज फोन डाइज। व्हाट इफ हिज फोन डाइज। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर कल बारिश हुई तो, अगर कल बारिश हुई तो व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। अगर हम रास्ता भूल गए तो व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट। व्हाट इफ वी गेट लॉस्ट। अगर मैं खाना बना दूँ तो व्हाट इफ आई कुक फूड। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में।
अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा, कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था, यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू। If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है, मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम, और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे। वो हमेशा उसकी कान भर देती है, वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। किसी की कान भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पॉइजन समवन्स ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पॉइजन प्लस नाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ईयर्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा उसकी कान भर देती है। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। हर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। शी विल ट्राई
poison your ears. وہ ہمیشہ اس کی کان بھرا کرتی تھی. She always used to poison his ears. وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے. وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. کیا تم اس سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے؟ سپنا دیکھنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈریم آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی ہم کہتے ہیں، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا رہتا ہے، پلس ڈریم آف. ڈریم یہ بھی یہاں مین ورب ہے اور یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا، پلس آبجیکٹ یا ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے. He always dreams of you. He always dreams of you. وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے. He is dreaming of meeting you. He is dreaming of meeting you. کیا تم اس سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے؟ Were you dreaming of getting married to her? میرے کہنے پر وہ چلا گیا. میرے کہنے پر وہ تم سے ملا. میرے کہنے پر اس نے تمہیں بلایا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرے کہنے پر، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں on my saying. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. on my saying پلس سینٹینس. مائی یہ چینج ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرے کہنے پر وہ چلا گیا. on my saying he left. on my saying he left. میرے کہنے پر وہ تم سے ملا. on my saying he met you. on my saying he met you. میرے کہنے پر اس نے تمہیں بلایا. on my saying he called you. بڑی جلدی ہے اسے وہاں جانے کی. بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی. بڑی جلدی ہے تمہیں سونے کی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑی جلدی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بڑی جلدی ہے اسے وہاں جانے کی. He is in a hurry to go there. He is in a hurry to go there. بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی. You are in a hurry to meet her. You are in a hurry to meet her. بڑی جلدی ہے تمہیں سونے کی. You are in a hurry to sleep. You are in a hurry to sleep. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. بڑی جلدی ہے تمہیں اسے بلانے کی. بڑی جلدی ہے تمہیں اسے بلانے کی. You are in a hurry to call him. یہ میری پہنچ سے دور ہے. انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے. کار خریدنا تمہاری پہنچ سے دور ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہنچ سے دور ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف ریچ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ یا ورب پلس ing پلس آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس آؤٹ آف پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور آور ہیز ہر دیئر پلس ریچ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ میری پہنچ سے دور ہے. یہ میری پہنچ سے دور ہے. It is out of my reach. It is out of my reach. My یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے. انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے. Speaking English is out of his reach. Speaking English is out of his reach. کار خریدنا تمہاری پہنچ سے دور ہے. Purchasing a car is out of your reach. میں نے سنا ہے کہ آپ نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ جا رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کو نئی کار ملی ہے.
इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सुना है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव हर्ड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई हैव हर्ड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई हैव हर्ड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन मैंने सुना है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सुना है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू लीव योर जॉब। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू लीव योर जॉब। मैंने सुना है कि वो जा रहा है। आई हैव हर्ड दैट ही इज़ गोइंग। आई हैव हर्ड दैट ही इज़ गोइंग। मैंने सुना है कि आपको नई कार मिली है। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत, जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत, जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब तक मैं न कहूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में until I tell you। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस until I tell you। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। until I tell you ये वही का वही रहेगा विच मीन जब तक मैं न कहूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत। डोंट go anywhere until I tell you। Don't go anywhere until I tell you। जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत। Don't say anything until I tell you। Don't say anything until I tell you। जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत। Don't come here until I tell you। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होश व हवास में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन राइट माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर हेज हर देयर प्लस राइट प्लस माइंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। क्या तुम होश व हवास में हो? क्या तुम होश व हवास में हो? आर यू इन योर राइट माइंड? ये अच्छा लगता है। ये कैसा लगता है? ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट साउंड्स प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है। इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये कैसा लगता है? ये कैसा लगता है? हाउ डज इट साउंड्स। हाउ डज इट साउंड्स। ये अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट साउंड गुड। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट।
کھیلنا ہے تو کھیلو ورنہ رہنے دو. If you want to play then play, otherwise leave it. If you want to play then play, otherwise leave it. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. خریدنا ہے تو خرید لو ورنہ رہنے دو. If you want to buy then buy, otherwise leave it. تمہارے پاس اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا. تمہارے پاس اضافی پیسے ہونے چاہیے تھے. تمہارے پاس دماغ ہونا چاہیے تھا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونے چاہیے تھے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں should have had. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس should have had پلس نیم. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہارے پاس اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا. You should have had his number. You should have had his number. تمہارے پاس اضافی پیسے ہونے چاہیے تھے. You should have had extra money. You should have had extra money. تمہارے پاس دماغ ہونا چاہیے تھا. You should have had mind.